हाय गाइज, नमस्कार। मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पढ़ना। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि अभी मेडिकल हिस्ट्री पर हम चर्चा कर रहे थे। मेडिकल हिस्ट्री पर चर्चा हम कर रहे थे और मेडिकल हिस्ट्री में हमने इसकी पार्ट 1 को देखा था। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और पार्ट 2 में काफ़ी कुछ वन लाइनर्स जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर की भर्ती आई है। साथ ही साथ पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है और भी यूपीएसआई की भी भर्ती आई हुई। तो ये सारी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे और जो क्वेश्चंस मेडिकल हिस्ट्री से बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आज हम चर्चा करेंगे जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख़-ए फिरोज शाही की रचना की थी। जी हाँ, पूछा जाता है तारीख़-ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो बर्नी ने की थी, जियाउद्दीन बर्नी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि तबला और सितार वादक का जनक यूँ हम कहें तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक, और शुरुआत की बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा और संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। इसके बाद नेक्स्ट है, तुगलकीय वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ये फिरोज शाही नाम से लिखी। इन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा और उस संस्मरण का नाम था फुतूहात ए फिरोज शाही। जी हाँ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को हम कह रहे हैं कबीर। कबीर 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख थे। सबद साखी रमैनी ये कबीर की फेमस रचनाएं हैं, सबद साखी रमैनी। ठीक, इसके बाद गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक सिकंदर लोदी के समय में की थी। इन्होंने सिकंदर लोदी के समय में इन्होंने जो 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में था, तो उस समय गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। जी हाँ, मीराबाई, वही मीराबाई जिसकी बात हम 20 प्याले के रूप में करते हैं। तो ये रतन राठौर सिंह की इकलौती पुत्री थी। नेक्स्ट है नामदेव, वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे नामदेव। फिर नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। तो तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। जी हाँ, तुलसीदास ने ही 25 ग्रंथों को लिखे हैं। लगभग इन्होंने 25 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से इनके ग्रंथ की बात करें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तुकाराम का काल 1608 से लेकर 1649 के मध्य माना जाता है। फिर तुकाराम की पूछा जाता है तुकाराम किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित तुकाराम थे। फिर चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती
ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह पूछी जाती है कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ इनकी दरगाह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया का पूछा जाता है कि मज़ार कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट मज़ार या दरगाह, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। याद रखें, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। फिर शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा था। इसके बाद नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया और महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया के नाम से भी जाना जाता था। कादरी शाखा की संस्थापना जो की थी, संस्थापक बगदाद के शेख मुहीजुद्दीन कादिर जिलानी थे। याद रखिए, कादरी शाखा के संस्थापक। फिर नेक्स्ट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। फिर नेक्स्ट है सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने किस को औलिया के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट 101% एग्जाम्स में पूछा जाता है, सूफी संतों की निवास स्थान को कहा जाता है खानका। ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इवन हम बात करें तो यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो याद रखें इस क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 12 मासा की रचना किसने की थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है 12 मासा। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ और फेमस रचनाएं जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मावत कई बार पूछी गई है एग्जाम में। पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए माना जाता है। फिर नेक्स्ट है ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदी प्रांत कहाँ हुआ? बेथलेहम नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ईसाई मान्यता के अनुसार, नेक्स्ट कह रहे हैं ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। तो ईस्टर त्योहार किसकी याद में मनाया जाता है? तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को याद रखेंगे। ईस्टर पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसा मसीह के ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला यह एक प्रकार का त्योहार है। फिर नेक्स्ट है बाबर का पूरा नाम, कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर पहला
शासक था जिसने तोपों का प्रयोग किया था पानीपत की लड़ाई में? यानी हम कहें कि पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के युद्ध में या पानीपत की लड़ाई में किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्स क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया और उसी समय खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। किसका? जिहाद का नारा दिया गया था। फिर इसी युद्ध में ही राणा सांगा पराजित हुए थे। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला, गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। यानी गाजी की उपाधि पूछा जाता है, गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की? तो ये धारण की विजय श्री जब मिला इनको, यानी जब खानवा का युद्ध हुआ तो खानवा के युद्ध के बाद इन्हें गाजी की उपाधि मिली। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है घाघरा का युद्ध। घाघरा की युद्ध कब लड़ा गया ये पूछा जाता है। तो 5 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है। ठीक है, बाबर का यह अंतिम युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो था बाबर का अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, फिर बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है तुझके बाबरी या बाबरनामा के नाम से ये फेमस है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें क्या वर्णन है इसके विषय में देखते हैं। जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया है इसमें एक विजयनगर है, दूसरा मेवाड़। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो अभी हमने पहले चर्चा की थी थोड़ा बहुत विजयनगर की। ठीक है, हरिहर और बुक्का जिसके संस्थापक माने जाते हैं। तो इसमें यानी बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य और मेवाड़ के का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अब्दुल रहीम खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था, यानी फारसी भाषा में इसका रूपांतरण करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की भी जान बचाई थी, क्योंकि इस युद्ध में लड़ते समय हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। शेरशाह द्वारा हुमायूं को काफी चोट पहुंचाई गई थी और उस समय जो जिनकी जान बचाने का काम किया था वो एक निजाम नामक भिस्ती था जिसने उनकी जान बचाई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह में पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः खोया राज्य वापस दिलाया था। तो पूछा जाता है किस युद्ध के बाद हुमायूं का खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल गया? तो ये हुआ था सरहिंद युद्ध में। कौन सा युद्ध? सरहिंद युद्ध में हुआ था। कभी कभी डेट भी अच्छी पूछती है, तो 22 जून 1555 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन था, तांबे का दाम
380 ग्रेन चलाया था। ठीक है, यानी चांदी का रुपया और तांबे का रुपया शेर शाह ने चलवाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी, यानी दाम की कीमत 64 और रुपए की कीमत 1 हुआ करती थी। जैसे हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1560 के दशक में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये स्टेटमेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि शेर शाह सूरी ने एक युद्ध में मारवाड़ राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर इसने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने क्या किया, अपना साम्राज्य खो दिया। ठीक है, शेर शाह का मकबरा पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो बिहार के शाहाबाद में के सासाराम नामक स्थान पर, ये पूछा जाएगा सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर इसका क्या बनवाया गया है, मकबरा बनवाया गया है। बहुत ही फेमस है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली किले के भवनों का निर्माण, जो उसके अंदर भवन बने हुए हैं, वो उसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कुहान, मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। फिर नेक्स्ट है, कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की कृषकों के लिए, तो ये शेर शाह ने की थी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से, किसके, कछवाहा के राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। फिर नेक्स्ट है, बिहारी मलयानी भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कोई युद्ध ना करके इसने स्वयं नतमस्तक होकर उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। किसको, चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा है महामन अनगा, कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाअनगा। देखिए ये शब्द लिखने में मिस्टेक होते हैं कई बार, महाअनगा है, महाअनगा के पुत्र ऊधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अगता खां की हत्या कर दी थी। इनके एक प्रधानमंत्री थे अकबर के, जिसका नाम था अगता खां, उनकी इसने क्या की थी, हत्या कर दी थी, तो ऊधम सिंह को फिर अकबर ने मार दिया था। फिर नेक्स्ट है हमारा दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप, अकबर आक्रमण कब किया, 1564 में, के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को
अधीन लाना था। क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था। हल्दी घाटी उदयपुर राज्य के पास में स्थित है। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य उद्देश्य था कि अकबर का मुख्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर ने 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। किसके? 5000 सैनिकों को भेजा था राणा प्रताप के विरुद्ध इसने। फिर नेक्स्ट है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से गद्दी संधि की थी। फिर नेक्स्ट है हमारा, मुगल शासन व्यवस्था। क्या मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अकबर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, अपनी उदार धार्मिकता की नीति के कारण अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने क्या किया? 1562 ईस्वी में, यानी 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में से जजिया कर को समाप्त कर दिया। कि कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, और अकबर ने क्या किया? 1573 में घोड़ों को दागने की भी प्रथा चलाई, पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। जी हाँ, उस समय जो अच्छे घुड़सवार थे और अच्छे नस्ल के घोड़े थे वो एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए कर लेते थे सैनिक, तो ऐसा ना कर सके इसलिए अकबर ने क्या किया? घोड़े को दागने की प्रथा शुरू करवाई। फिर नेक्स्ट है, 1574 से 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन गठित किया। तो मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किसने सैनिक संगठन गठित किया था? तो ये किया था अकबर ने। और कब किया पूछा जाए तो 1574 से 1575 तक। आज की वीडियो में हम इतना ही चर्चा कर पाएंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे पार्ट 3 लाएंगे। वीडियोस कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।